सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। ये जो कंपनी लॉ बनी, इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ेंगे। कंपनी होती क्या है, इसी कंपनी लॉ में कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन कौन कौन से जो हमें याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कंपनी लॉ में कंपनी की क्या नेचर है और कुछ केस लॉ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ है इन इंडिया में, वो इंग्लैंड के द्वारा सबसे पहले लाया गया था। आर वेरियस कंपनी एक्ट हैव बीन मॉडल ऑन इंग्लिश इंग्लिश एक्ट से सबसे ज्यादा हमने अपनी कंपनी लॉ को बनाया। नाउ फॉलोइंग एनेक्टमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1844 इन इंग्लैंड, फर्स्ट कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया 1815 में। सबसे पहला जो हमारा कंपनी एक्ट इंडिया में पास करा गया था वो 1850 में पास करा गया था। देन उसके बाद हमने कंपनी एक्ट 1956 बनाया, एनेक्टेड, पास करा गया इन इंडिया में। नाउ देन द कंपनी एक्ट 1956 बेस्ड ऑन द पापर्स कमेटी रिकमेंडेशन। जो 1956 कंपनी एक्ट है, वो बाबा कमेटी, जो चेयरमैन है, एक कमेटी थी जिसमें चेयरमैन एच जी बाबा थे। उन्होंने 1956 कंपनी एक्ट बनाया। उसमें क्योंकि जब से कंपनी एक्ट आया था हमारा फर्स्ट इंडिया में, उससे में जब से अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए थे, तो कंपनी को देखते हुए और इकोनॉमी को देखते हुए एस सी बाबा कमेटी बैठाई गई और उसमें एस सी बाबा जो बाबास कमेटी बैठाई गई और एस सी बाबा जो उसमें चेयरमैन थे, उन्होंने एक कंपनी एक्ट लाई जो था कंपनी एक्ट 1956। ना कुछ अमेंडमेंट दे रखे हैं शुरुआत से, सबसे फर्स्ट कंपनी एक्ट से। ना अब हम बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी एक्ट 2013। जो कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ 2004 एंड जे जे ईरानी रिपोर्ट। जो जे जे ईरानी, जैसे जैसे हमने कंपनी कंपनी इकोनॉमी बढ़ती गई, इकोनॉमी डेवलपमेंट आता गया और कंपटीशन बढ़ता गया, हमने सोचा कि जो 1956 कंपनी एक्ट था उसमें चेंजेस ला जाए, उसे चेंज करके अमेंड करके नया कंपनी एक्ट बनाया जाए। सो उसके लिए द फ्रेम लॉ द एनेबल कंपनी टू अचीव अ ग्लोबल competition in a fast changing economy. The government has taken a fresh exercise for the comprehensive revision of Company Act, approved through the constructive process. A first step to this direction, a concept paper, Company Law, drawn upon in the legislative format as exposed for the public viewing on the electronic media. So, all interested party not only express their opinion on the concept involved but also suggest formulation of various aspect of the company law. फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी कंपनी में चेंजेस आते गए, कंपटीनेस बढ़ता गया, ग्लोबल चेंजेस आते गए, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, उसने एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाया जिस कंपनी लॉ का, और उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसे इशू कर दिया पब्लिकली। और पब्लिक में उस पर कहा गया कि आप अपना व्यू दो, अपना ओपिनियन दो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या इसमें अमेंड कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। बोला गया पब्लिक से कि आप इस कॉन्सेप्ट पेपर ऑफ कंपनी लॉ पे आप अपना बताएं। उसके बाद जब हमने रिस्पॉन्स इकट्ठा कर लिए, उसके बाद हमने ये देखा कि कंपनी एक्ट में जो 1956 है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने जरूरी है। उसके बाद जब चेंजेस लाए तो हमने एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जो था जे जे ईरानी कमेटी ना, और उसमें जो चेयरपर्सन थे वो तो डॉक्टर जे जे ईरानी, देन डायरेक्टर भी थे। उसके बाद उसके बाद हम देखते हुए जब जे जे ईरानी ने देखा, उसके साथ उन्होंने उस कंपनी एक्ट जो 1956 था उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए और उसे पास करा गया, द कंपनी उसे बनाया गया द कंपनी एक्ट 2030। रिवाइज द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब रिवाइज असेंट कब मिला प्रेसिडेंट से हमें 29 अगस्त 2030 एंड नोटिफाइड द ऑफ गेजेट ऑफ इंडिया ऑन 13 अगस्त 2013 में इसे नोटिफाइड कर दिया गया। कौन से कंपनी एक्ट 2013 को। नाउ अब कुछ मैथोलॉजी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 40 470 within a first 5 year of the exercise of the company.
अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर जो डिफिकल्टी है वो उसे हटा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 470 फॉर विद इन फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ कंपनी। जब से कंपनी एक्ट आया था इट मींस जितनी प्रॉब्लम होगी वो हटा चुका होगा, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ कंपनी एक्ट 2013 था। नाउ notification under section 46 exempt certain company from the applicable of the provision of act, and the reading section mention or expansion notifying deal with a certain class of company। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 460 में ये बताया गया कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर कंपनी एक्ट 2000 एप्लीकेबल नहीं होता और उसकी कंपनी एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड द शेड्यूल ऑफ द एक्ट यूजिंग पावर गिवन अंडर सेक्शन 467, जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 467 ऑफ कंपनी 2013 में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब अमेंड कर सकते शेड्यूल में, जो शेड्यूल दे रखा है कंपनी एक्ट में। नाउ whenever section of the company word use is may be prescribed, हम जब कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा जगह लिखा रहता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, हमें पेनल्टी भरनी है, हमें फी भरनी है एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो प्रिस्क्राइब दे रखा है वो रूल रेगुलेशन जो बना रखे हैं या फिर सर्कुलर या नोटिफिकेशन उसमें से रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब, वहां जाके हमें पढ़ना पड़ता है। नाउ the circular issued by the department interpreting a particular provision of act rule in a certain circumstance, सर्कुलर से भी इशू करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए, जिससे हमें रूल और एक्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। ना जब हम कंपनी एक्ट पढ़ते हैं उसके संग संग हमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी कंप्लाई करना पड़ता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इशू करी रहती है। नाउ अब बात है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सिंपल सी बात है, अगर मीनिंग की बात करें हम, सो वर्ड कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहां से उठाया गया, लैटिन वर्ड, जिसका कम विद और टुगेदर ओपनिज में ब्रीड, इट मींस कम और टुगेदर, कुछ लोग एक साथ आके अपनी अर्निंग के लिए वर्क करते हैं, उन्हें हम कंपनी कहते हैं। उस अर्निंग के लिए वो अपनी कैपिटल लगाते हैं, अपना प्रोडक्ट, अपनी थिंग, अपनी जरूरतमंद वस्तुओं को लगाते हैं जिससे वो अर्निंग कर सके, उसे हम कंपनी कहते हैं। अगर मीनिंग की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मींस व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 ऑन एनी प्रीवियस लॉ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ व्हिच इज कॉल्ड कंपनी। सो मेरा डेफिनेशन दे रखा है, अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कॉल्ड द कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ना अब बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, सो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट इज वेस्टेड विद द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अगर जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, सो उसे एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी दिया जाता है। इट मींस वो अपने मेंबर्स से अलग होती है, वो अपने नाम पे एक्ट कर सकती है, सील होगा अपने नाम पे, एंड असेट्स होंगे अपने नाम पे, और वो सेपरेट होगी फ्रॉम द मेंबर्स। जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मिल जाता है। इट इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर्स हु कंपोज इट, therefore it is capable of owning property, incurring debt, borrowing money, having bank account, employing people, entering into contract and sued in the same manner as an individual। Now जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और सिंपल सी बात है, जब डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो जाती है अपने मेंबर से, तो उसके पास कुछ पावर आ जाते हैं। जो सबसे पहला पावर है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कोई भी डेट कर सकती है, बोरिंग मनी कर सकती है, उसके पास अपना बैंक अकाउंट होगा, उसके पास अपने एम्प्लॉय पीपल होंगे, और वो एंटर कर सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर कोई सीव कर सकता है, वो किसी और पे सीव कर सकती है जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो जाती है। नाउ इट इज अ शेयर्स it is a shareholder national honor and do not own anything except ownership of share issue and they can be credited simultaneously। अगर कोई भी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो केवल शेयर होल्डर होगा, वो ऑनर किसका होगा, शेयर्स का, और किसी चीज का शेयर नहीं होगा, असेट्स का नहीं होगा। कंपनी अगर कोई असेट्स कंपनी ने कोई असेट्स एक्वायर करके परचेस कर रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी, उसके ओनर नहीं होगा, वो केवल जो शेयर से लिया रहेगा उसी शेयर्स का ओनर होगा और किसी चीज का नहीं होगा। नाउ
अब बात करते हैं एक केस लो की, जिसमें बताया है कि सिरो सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री श्यामनाथ दास ईयर 2000 का केस है। नाउ इसमें बताया गया द शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड सो दे कैन नॉट बाइंड देयर बाय एक्ट। जो शेयर होल्डर है कंपनी के, वो एजेंट नहीं है कंपनी के। अब क्या होता है कंपनी, अगर मैं बात करूं, मैं प्रिंसिपल हूं, तो मेरे यहाँ पे जो काम कर रहा है वो क्या होता है, एजेंट। मगर ऐसा कंपनी एक्ट में नहीं दिया गया। कंपनी एक्ट में ये बताया गया जो कंपनी है और जो उनके शेयर होल्डर या मेंबर्स है वो एजेंट नहीं है कंपनी के। नाउ द कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर। और जो कंपनी है वो एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकती, नहीं ट्रस्टी की तरह वर्क करती है, और प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती एज अ ट्रस्टी और एजेंट फॉर इट्स मेंबर। ये बताया गया है केस लॉ में, जो कि इसे सरोनामी गुरुद्वारा प्रभाकर कमेटी वर्सेस श्री राम नाथ दास या ऑल इंडिया रिपोर्ट 2000, ये बताया गया केस लॉ में। अब इसी केस से रिलेटेड हम अगर बात करें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से, तो हम अब केस लॉ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ और लैंडमार्क भी बोला जाता है, जो है सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब इसमें यह बताया गया है कि सॉलमन जो थे, ठीक है, वो एक प्रोप्राइटरशिप थे जो शूज बनाने की कंपनी चलाते थे। इट मींस प्रोप्राइटरशिप थे जो शूज बनाने की कंपनी चलाते थे। जब उन्होंने शूज बनाने की कंपनी चलाते तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को, अपनी जो प्रोप्राइटरशिप है, अपने काम को थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाऊं। सो उन्होंने एक कंपनी स्टेबलाइज करी जो था सैलमन कंपनी, ठीक है, सैलमन कंपनी जो नाम रखी गई। अब सैलमन कंपनी जो नाम रखी गई, उन्होंने क्या करा कि जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी चलाते थे, जो एक सैलमन अलग से अपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी चलाते थे, वो सैलमन कंपनी उसे एक्वायर कर लेती है। क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। कितने रुपए, कितने यूरो में? 38 यूरो में, 38,000 यूरो में एक्वायर कर लेती है। जब एक्वायर कर लेती है और ये जो कंपनी स्टेबलाइज होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है, जब कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। पहला, सैलमन खुद होते हैं, इनकी वाइफ होती है, इनकी डॉटर होती है, और इनके 4 सन होते हैं। 4 सन होते हैं। ये लोग इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले मेंबर होते हैं, जो हर एक पर्सन एक एक शेयर्स जरूर लेता है, जो 1 यूरो शेयर्स होता है। जो शेयर्स लेता है उसमें से सैलमन जो होते हैं वो 20,000 के अलग से शेयर्स लेते हैं। 20,000 यूरो के अलग से शेयर्स लेते हैं। सो अब कंपनी जब एस्टेब्लिश इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है तो कंपनी चलती रहती है, अच्छे से चलती रहती है, और ये अपनी प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी होती है, बनाए रहते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी को एक्वायर कर लेती है 3,000 यूरो में। यूरो में जब एक्वायर कर लेती है, जब कंपनी धीरे धीरे चलती रहती है, तो कंपनी आ जाती है लिक्विडिटी में। अब लिक्विडिटी में आने से पहले सैलमन जो होते हैं वो डिवेंचर होल्डर भी होते हैं। डिवेंचर होल्डर भी होते हैं, और डिवेंचर जो होल्डर होते हैं उन्होंने डिवेंचर खरीदने के लिए 10,000 यूरो भी दिए होते हैं। सो उनके पास 10,000 यूरो भी होते हैं। अब क्या होता है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो लिक्विडिटी में जाती है, तो जब लिक्विडिटी में जाती है तो क्या होता है कि जो डिवेंचर होल्डर है वो अपने पैसे मांगते हैं। सो हम जब डिवेंचर होल्डर पैसे मांगते हैं तो हम अपने असेट्स बेच के या हमारे पास जितना रिजर्व होता है, हम शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसे देते हैं। तो जब हम पैसे देते हैं, अमाउंट देते हैं, रिपे करते हैं डिवेंचर होल्डर को, तो सबसे पहले हम सिक्योर डिवेंचर होल्डर को पे करते हैं, उसके बाद अनसिक्योर डिवेंचर होल्डर को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को, हम ऐसे करके अमाउंट पे करते हैं जब हमारी कंपनी लिक्विडिटी होती है। सो कंपनी के जो असेट्स होते हैं वो होते हैं 6,050 यूरो, इतने ये कंपनी के असेट्स होते हैं। और जो लाइबिलिटी पे करनी होती है कंपनी को, वो होती है 60,000 की।
16,000 यूरो की। अब जब लाइबिलिटी ही 16,000 यूरो की हो जाती है, सो अब शेयर होल्डर, अब जब डिवेंचर होल्डर है, सिक्योर डिवेंचर होल्डर है, उनको तो पे कर दिया जाता है असेट्स बेच के 6,000 रुपीज, और जो 10,000 बच गए अनसिक्योर शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, वो कहते हैं कि हमें भी हमारा पैसा वापस चाहिए। सो क्योंकि जो कंपनी है वो किसके नाम पे, सेलमैन के नाम पे, इट मीन जो सेलमैन है वो भी कंपनी की लाइबिलिटी को पे करने का हकदार होता है, इसलिए हमारे जो 10,000 यूरो है वो वापस चाहिए, उसका पे सेलमन करेंगे। सो इसमें क्या बताया गया कि जो द लॉर्डशिप है, हाउस ऑफ लॉर्ड ऑब्जर्व, उन्होंने कहा कि जो कंपनी और सेलमन है, बाकी क्यों नहीं, सैलमन कंपनी के मेंबर है मगर कंपनी के एजेंट नहीं, एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकते, ट्रस्टी की तरह वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी है और मेंबर है वो डिस्टिंक्ट, इट मीन डिफरेंट है। और जो कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो वो एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो जाती है, इसलिए जो मेंबर है कंपनी के, जो कंपनी के मेंबर हैं, डायरेक्टर है, वो लायबल नहीं होते कंपनी की डेट के लिए। सो इसमें यही बताया गया था, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं, इसी में एक और केस लो दे रखा है जिससे और समझने में आसानी होगी, ली वर्सेस लीज फार्मिंग, लीज एयर फार्मिंग। अब जो लीज ली थे वो एक पायलट थे, क्या थे, वो एक पायलट थे, उन्होंने कंपनी फॉर्म करी फॉर द पर्पस ऑफ एयरलाइनिंग टॉप ड्रेसिंग में। अब जब लीव पायलट थे उन्होंने अपने आप को एज एम्प्लॉय भी वर्क कराया, एज अ डायरेक्टर भी वर्क कर, मैनेजिंग डायरेक्टर भी चूज लिया, और पायलट भी एक अपॉइंट कर लिया अपने आप को। जब उन्होंने पायलट अपना आपको अपॉइंट करा, तो कंपनी, अगर जब कंपनी उन्होंने बनाई तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की भी तरह एक्ट करने लग गए और एक पायलट की तरह भी वर्क करने लगे। तो जब कंपनी में जब लीजो थे वो वर्क कर रहे थे, तो उनकी जब वो अपने जब वो काम कर रहे थे, ही वॉज अ किल्ड इन एयर क्रैश, वो उनकी उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है एयर क्रैश में। एयर क्रैश में जब वो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनकी वाइफ होती है, विडो वाइफ होती है, कौन होता है, वाइफ, द कंपोज अ ग्राउंड, सो कंपनसेशन, द विडो, हिज विडो, इट मीन्स हिज वाइफ, जो जिन अपने पति, अपनी लीज जो ली थे उनकी डेथ का कंपनसेशन मांगती है। कंपनी जो कहती है कि जो कंपनी के लीज थे वो एक ही टाइम पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरह वर्क नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। मगर यहाँ पे प्राइवेसी काउंसलिंग ने बोला कि जो ली और कंपनी है वो एक डिफरेंट, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, इसलिए कंपनी के मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती कि कंपनी का नुकसान हो तो कंपनी के मेंबर्स पे करे, अगर मेंबर्स को कुछ नुकसान होता है तो कंपनी पे करेगी, ये है लायबिलिटी है। वही बोला गया कि कंपनी जो है वो ली है, दोनों अलग है, इसलिए ली के कंपनसेशन पे करना कंपलसरी, क्योंकि कंपनी के वर्क करते टाइम, कंपनी में वर्क करते टाइम जो ली थे उनकी डेथ हो गई, इसलिए कंपनसेशन विडो को जरूर दिया जाएगा। ये बताया गया ली वर्सेस एयर फार्मिंग लिमिटेड 1960 में। तो ये हो गया हमारा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नाउ अब हम आगे चलते हैं। सेकंड इज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब बात करते हैं कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब वो कैसे, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट एक्ट थ्रू द ह्यूमन बीइंग। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि आर्टिफिशियल, क्योंकि वो पर्सन द्वारा बनाई गई है, ना कि खुद वो नेचुरल पर्सन है। और ये ह्यूमन बीइंग के काम करते, थ्रू ह्यूमन बीइंग काम करती है, मगर ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। इट इज अ कंसिडर लीगल पर्सन हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, possess property in own name, sue and be sued by other, etc. It called artificial person since is invisible, intangible, existing only in the contemplation of law. It is capable of enjoying right and being subject to duty. इसी पे एक केस था जो बताया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस द अदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर 2001। इसमें क्या बताया गया,
So, in case the question which arose before the court was whether company is entitled to sue and sue indicate poor person under order 33 rule 1 of the code civil procedure. इंडिजेंट मतलब होता है पुअर। अब क्या इसमें बोला गया, जो कंपनी है वो एक पुअर पर्सन की तरह वर्क कर सकती है, पुअर पर्सन की तरह वर्क कर सकती है, स्यू कर सकती है। क्या होता है जब अगर हम कोर्ट के सामने कोई केस लेके जाते हैं, क्वेश्चन लेके जाते हैं, सो हम कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम कोर्ट की फी नहीं दे पाते, कोर्ट की फी नहीं दे पाते, वकील की फी नहीं दे पाते। सो उस टाइम हमें, अगर हम नहीं दे पाते तो उस टाइम हमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 98 के अकॉर्डिंग हमें इंडिजेंट पर्सन, इट मींस पुअर पर्सन डिसाइड कर दिया जाता है। तो वही बताया गया कि एक नेचुरल पर्सन को हम इंडिजेंट पर्सन बोल सकते हैं, तो क्या हम एक कंपनी को भी इंडिजेंट पर्सन बोल सकते हैं? इसमें ये बताया गया कि द अफोरसेड ऑर्डर परमिट पर्सन टू फाइल अ सूट अंडर द कोड एज अ pauper or indigent person if they are unable to bear the cost of the litigation. इसमें यही बताया गया कि जो कंपनी है वो परमिशन दे सकती है कि कोई भी कंपनी एज अ pauper और इंडिजेंट पर्सन की तरफ फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि the applicant in the case of that connection of the company is sought to permission to sue as an indigent person. The point of contention was that appellant being a public limited company, it was not a person within purview of the order 33 rule 1 of the code, and the person referred to only a natural person, not the judicial person. इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सन है उसमें केवल नेचुरल पर्सन को ही इंक्लूड करा जाएगा, आर्टिफिशियल या जुडिशियल पर्सन को इंक्लूड नहीं करा जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हम पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करा गया है। इसलिए जो कंपनी है वो इंडिजेंट पर्सन की तरह वर्क कर सकती है, सूट कर सकती है, और पेनल्टी नहीं दे पाती तो उसके कॉस्ट को कम करा जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, not a citizen. A company to a legal person is not a citizen under Citizenship Act 1955 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें यह बताया जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल तो है मगर एक सिटीजन नहीं है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Company has a nationality and residency. So it is established through the judicial decision that a company cannot be citizen, yet it has a nationality, domicile and residence. In the Coscu versus Inland Revenue Commissioner, much J held, limited company is capable of having a domicile and its domicile is a place of registration and the domicile lying in the throughout existence is observed in the case. इसमें यह बताया गया कि कंपनी चलो सिटीजन ही है मगर नेशनैलिटी और रेजिडेंसी हो सकती है। कैसे? जो उसका डोमिसाइल है वो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। एंड it was suggested that body corporate has no domicile. It is quite true that body corporate cannot have a domicile in the same sense individual, but analogy with the natural person attribute of residency, domicile and nationality can be given to a body corporate. It means companies के पास nationality और domicile दोनों होता है। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक नेचर है। अब लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो कंपनी है और उसके मेंबर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, अगर कोई कंपनी लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेशन हुई है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। क्या होगी? लिमिटेड होगी। जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगा। और कोई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर अनलिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड हुई है, सिंपल सी बात है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मगर जो कोई कंपनी लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेटेड हुई है तो उस मेंबर्स के जो लायबिलिटी है लिमिटेड हो गई। अब लिमिटेड मींस अगर कंपनी को कोई डेट होता है, अगर डेट पे करना है तो उसके मेंबर पे नहीं करेंगे। क्यों? उसके मेंबर नहीं पे करेंगे, कंपनी खुद अपने असेट्स बेच के या फिर कैसे भी कंपनी ही अपनी असेट्स को पे करेगी। मगर if whole shares of total nominal value of 100 and has already paid 50 rupees or 50% of the value as a part payment at time of allotment, he cannot call upon a pay more than 50 rupees, the amount remaining unpaid of shares. मगर क्या होता है कि इसमें यह बताया गया है कि अगर कंपनी मान लीजिए एक शेयर 1000 रुपीज का था,
जो शेयर होल्डर है उसने एक शेयर खरीद लिया 1000 रुपीज का, सो उसने 500 रुपये पे कर दिए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और उसने कहा था 5000 रुपये मैं बाद में पे करूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। जो अगर कंपनी डेट में जाती है, सो अभी कितने रिमेनिंग अमाउंट कितने बचे थे, 5000 रुपीज ही, 500 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज ही कॉल मांग सकती है, उससे ज्यादा वो नहीं मांग सकती, क्योंकि यहाँ मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। नाउ अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। एक्सेप्शन की बात करते हैं, कहाँ ऐसा होता है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड हो सकती है। सो पहला पढ़ते हैं सेक्शन 3A ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई कंपनी है, उसमें कंपनी में अगर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए। सो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से कम है, ठीक है। मेंबर ऑफ कंपनी इज रिड्यूस, members in company of reduced public company below the 7, in private company below the 2। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें उस प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर्स है, शेयर होल्डर है, और पब्लिक कंपनी है 7 से कम मेंबर है, और जो कंपनी है वो 6 मंथ से ज्यादा अपने काम को तब भी चला रही है, अपने काम को तब भी कर रही है। इट मीन्स अगर हम प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर और पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर है, मगर तब भी अपनी कंपनी वर्क कर रही है 6 मंथ से ज्यादा, सो जो उस बिजनेस के टाइम जो काम करते हैं वह कैरी ऑन बिजनेस लेस देन 7 मेंबर 2 एज द केस में बी shall be severally liable for the payment of whole the debt of company contract during the time and severally liable under the issue thereof। और अगर कंपनी के जो रिड्यूस मेंबर होने के बाद भी, कम होने के मेंबर के बाद भी वर्क कर रहा है 6 मंथ से ज्यादा, जो 6 मंथ से ज्यादा भी ज्यादा काम कर रहा है, और जो कम मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर थे कम होने के बाद भी वर्क कर रहे, वो लायबल होंगे अपनी पेनल्टी के लिए, उनके डेट के लिए, कंपनी के जितना नुकसान हुआ रहेगा कंपनी का। ये बताया गया सेक्शन 3A में। अब when company is incorporated as अनलिमिटेड कंपनी, अगर जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो रही है अनलिमिटेड कंपनी, तो सिंपल सी बात है उसकी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी ना। where company has got incorporated by furnishing of false information, incorrect information represented by supervising any material fact or information। अगर कोई कंपनी according to section 7 subsection 7 clause B ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, मगर इनकॉर्पोरेट होते टाइम वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसमें डॉक्यूमेंट थे, वो उसने गलत भरे, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है, या फिर किसी डिफ्रॉड पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई, सो उस टाइम जितने भी मेंबर थे जिनको भी पता है कि हमने डॉक्यूमेंट गलत भरे थे, तो उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 339 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें ये बताया गया है कि जब कंपनी वार्निंग अप में जाती है, मगर जब कंपनी वार्निंग अप हो रही है, और वो इसलिए वार्निंग अप हो रही है कि जितने भी उसके क्रेडिटर हैं उनको डिफ्रॉड करने के लिए। इट मींस जो क्रेडिटर है, अगर हमारा कंपनी को क्रेडिटर है, इट मींस एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है उसने इनकॉर्पोरेटेड हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई, उसने अपने लिमिट से ज्यादा लोन ले लिया कि वो पे नहीं कर पाएगी। अब उस समझो एक लिमिट में ही ले लिया कि वो लिमिट में ही अपने पैसे ले लिया, उसने लोन ले लिया, तो अब वार्निंग अप होगी। लोन लेने के बाद उन्होंने वार्निंग अप होने के बाद ये वो इसलिए वार्निंग अप हो रहे हैं कि हम उनका पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, इसलिए वार्निंग अप हो रहे हैं कि हम उनका पैसा वापस नहीं देंगे। सो ऐसा अगर लगेगा ट्रिब्यूनल को कि ये इसलिए हो रहे कि अपने क्रेडिट को डिफ्रॉड कर पाए, सो उस टाइम जितने भी पार्टी को पता होगा कि हम डिफ्रॉड कर रहे हैं क्रेडिट को, उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सेक्शन 3, इसमें यह बताया गया है कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है फॉर द पब्लिक टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्राइबिंग ऑफ द मनी फॉर द सब्सक्राइबिंग ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी और फॉर द रिसीविंग मनी, सो उस टाइम जब सिक्योरिटी उससे करती है टू द पब्लिक को कि फॉर रिसीविंग मनी, और वो इशू कर रही है सिक्योरिटी या फिर प्रोस्पेक्टस इशू इसलिए कर रही है कि वो जो मनी रिसीव कर रही है वो डिफ्रॉड पर्पस के लिए कर रही है। वो जो पर्पस प्रोस्पेक्टस में दिया है उस पर्पस के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए अब मनी रिसीव कर रही है। और वो जो उस टाइम जो प्रोस्पेक्टस पे डायरेक्टर होंगे की मैनेजर पर्सन होंगे जिन्हें नॉमिनेट करा होगा इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस, उस टाइम अगर उन्हें पता होगा
उन्हें पता होगा तो जो हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा तो उस टाइम में जितना भी नुकसान हुआ होगा एप्लीकेंट्स का, वो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? डायरेक्टर की। और जो भी मेंबर थे इशू करते टाइम प्रोस्पेक्टस, उन्हें पता था कि हम डिफ्रॉड पर्पस के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 सेक्शन 1, अगर कोई कंपनी फेल्स हो रही है, अगर फेल हो रही है टू repay डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर टू एंड डिपॉजिट हैव बीन एक्सेप्टेड विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर, सो जितने भी डिफ्रॉड करे डिपॉजिटर कंपनी ने एक्सेप्ट करे हैं, उस टाइम में जितने भी ऑफिसर होंगे कंपनी हु इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट, उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसेक्शन 5, अगर किसी भी कोई भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट देता है कि कोई भी जो कंपनी है वो फ्रॉड कर रही है या फिर अपने कंपनी है उसके डायरेक्टर की वजह से फ्रॉड कर रहे हैं, सो उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? जब हमें पता चलेगा, ट्रिब्यूनल को पता चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि जो कंपनी है वो डिफ्रॉड कर रही है, उसके डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन वो डिफ्रॉड कर रही है, सो उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। सो ये थे हमारे कुछ कुछ एक्सेप्शन। अब बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का ही मतलब होता है कंपनी गोइंग एज ही कंपनी कैन। सो इट मींस, अगर इसमें ये बात गया है मेंबर कम एंड गो बट कंपनी कैन गो फॉरएवर। इट मींस अगर कोई कंपनी के मेंबर चले जाते हैं, कंपनी के मेंबर चले जाते हैं, कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर कंपनी के मेंबर नहीं रहते हैं, तब भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी केवल इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक्सेप्ट वांड अप पर लो ही हो सकती है, कंपनी बंद ऐसे बंद नहीं हो सकती, उनके मेंबर्स से कोई भी नुकसान नहीं होता कंपनी का, उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। नाउ सेपरेट प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, कंपनी एक लीगल पर्सन है और इसके मेंबर से अपनी अलग है, तो ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगी और जितनी भी प्रॉपर्टी पे राइट है वो अपने नाम पे ही एंजॉय करेगी। नाउ ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, नेचर है कि शेयर्स के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको तो एक्सेप्शन दे रखा है, रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को बड़े फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ कैपेसिटी टू सू एंड बी सू, सिंपल सी बात है, जब कंपनी लीगल बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो जाए, किसी पे स्यू कर सकते हो, कोई भी इस पे स्यू कर सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, जब कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो जाती है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और अपने राइट ले सकती है। तो यही दे रखा है इसमें। तो अब ये सिंपल सा पार्टनरशिप फॉर्म क्या इन डिफरेंस दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही काफी, हमने कंपनी क्या होती है ये पढ़ लिया, उसके हिस्ट्री पढ़ ली थोड़ी बहुत, और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर पढ़ लिए। अब हम कल से जो स्टार्ट करेंगे वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग और प्रीजिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।